4. O. Liver biopsy. 56. Gene molecular disease sharing vitamins vitamin D. Resistant rickets HYPOPHOSPHATEMIC. MEGALOBLASTIC. तो 56 नंबर क्वेश्चन में ये देखा गया है जीन मॉलिक्यूलर डिजीज शेयरिंग विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट हाइपोफोस्फेटेमिक megaloblastic anemia, type of inheritance, clinical features and diagnosis. विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स होता है, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. X-linked hypophosphatemia, vitamin D resistant rickets is an X-linked dominant form of rickets or osteomalacia that differs from most cases of rickets in that vitamin D supplementation does not cure it. It can cause bone deformity including short stature and genu bow-leggedness. It is associated with a mutation in the PHEX gene sequence XP.22 and subsequent inactivity of the PHEX protein. Vitamin D resistant rickets, X-linked hypophosphatemia, विटामिन डी हाइपोफॉस्फेटेमिया डिजीज है जो कि विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स बोला जाता है इसको, और ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है. फॉर्म है रिकेट्स और ये फॉर्म करता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डिजीज कॉज करता है. that differ from the most case of rickets in that vitamin D supplementation does not curb it. It can cause bone deformity. यहाँ पर जो है ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है कि यहाँ पर जो है बोन का डिफॉर्मिटी करता है. इट कैन कॉज बोन डिफॉर्मिटी इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टेचर एंड द जेनुवरुम ब्लो लेगेडनेस. It associated with the mutation in the FX gene sequence XP22 and the subsequent inactivity of the FX protein. PHE जीन से सीक्वेंस जो होता है XP और इससे रिलेटेड करता है. एंड सब्सिक्वेंट इनएक्टिविटी ऑफ द PHEX प्रोटीन. इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है कॉजिंग ऑफ पेन, एब्नॉर्मल शेप एंड osteoarthritis. Clinical features. The most common symptoms affect the bones, causing pain, abnormal shape, and osteoarthritis. It is also associated with hearing impairment and problems with the teeth, including abscesses, interglobular dentin, and a large dental pulp. Diagnosis. Begin clinical laboratory evaluation. क्लिनिकल फीचर्स. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है. अफेक्ट द बोन्स, ये बोन को अफेक्ट करता है. कॉजिंग पेन, ये पेन कॉज करता है. एब्नॉर्मल शेप एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस. एब्नॉर्मल शेप के साथ साथ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कॉज करता है. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद हियरिंग इम्पेयर, ये जो है ना सबसे पहले एसोसिएटेड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड प्रॉब्लम्स विद द टीथ. ये टूथ में भी प्रॉब्लम करते हैं इंक्लूडिंग एब्सेंस इंटरग्लोबुलर डेंटिन का फॉर्मेशन करता है एंड लार्ज डेंटल पल्प इसमें देखने को मिलता है. डायग्नोसिस इसको कैसे कर सकते हैं नाउ. Diagnosis. Begin clinical laboratory evaluation of rickets with assessment of serum calcium, phosphate, and alkaline phosphatase levels. In hypophosphatemic rickets, calcium levels may be 8 slightly below Th. Reference range, alkaline phosphatase levels will be significantly above Th. Reference range, 61 of 139. MEGALOB. तो डायग्नोसिस है यहाँ पर. बिगिन क्लिनिकल लेबोरेटरी इवेल्यूएशन ऑफ रिकेट्स विद असेसमेंट ऑफ सीरम कैल्शियम फॉस्फेट. सीरम को अगर यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कल इसका फॉस्फेट एंड अल्कालाइन फॉस्फेटेस लेवल को यहाँ पर चेक करेंगे डायग्नोसिस में. इन हाइपोफॉस्फेटेमिक rickets, calcium levels may be within or slightly below the reference range. Alkaline phosphatase level will be significantly above the reference range. फिर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में स्टडी. Megaloblastic anemia is characterized by red blood cells that are larger than normal. There also aren't enough of them. T is known as vitamin B12 or folate deficiency anemia or macrocytic anemia as well.
मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज करेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स। ये जो है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, ये करेक्टराइज्ड होता है आरबीसी और जिसे कि रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, दैट आर लार्जर देन नॉर्मल। और ये जो है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है तो आरबीसी का शेप जो होता है नॉर्मल सेल से बड़ा हो जाता है। देयर आल्सो आर नॉट इनफ ऑफ देम, और वो इनफ नहीं होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। इट इज़ नॉन एज विटामिन B12 और फोलिएट डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसे बोला जाता है विटामिन B12 और फोलिएट डेफिशिएंसी एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया एज वेल। तो इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया या फोलिएट डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोला जाता है, या मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ये सब एक ही डिजीज का नेम है। इसका क्लिनिक फीचर क्या होता है? Clinical features. The most common symptom of megaloblastic anemia is fatigue. Symptoms can vary from person to person. Common symptoms include shortness of breath, muscle equals weakness, abnormal paleness of the skin, glossitis, swollen tongue, loss of appetite, weight loss, diarrhea, nausea, fast heartbeat, smooth or tender tongue, tingling in hands and feet, numbness in extremities. 62 of 139. द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज फैटिक। इसका सबसे मोस्ट कॉमन फीचर है, तो ये फैटिक देखने को सिम्टम्स कैन वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। कॉमन सिम्टम इंक्लूड करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मसल्स वीकनेस, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ द स्किन, ग्लोटिस स्वेलन ऑफ द टंग देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस इसमें देखने को मिलता है, डायरिया, नोजिया, फैट हार्ट बीट और स्मूथ और टेंडर टंग, tingling in hands and feet, tinglings in hand and feet, numbness in extremities, डायग्नोसिस इसके बारे में देखते हैं। डायग्नोसिस, One test used to diagnose many forms of anemia is the complete blood count CBC. This test measures the different parts of your blood. One test that a doctor may use to help diagnose you is the Schilling test. The Schilling test is a blood test that evaluates your ability to absorb vitamin B12. यहाँ पर डायग्नोसिस इसे कैसे होता है? वन टेस्ट यूज टू डायग्नोज मेनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया। ये फॉर्म करता है मेनी फॉर्म ऑफ एनीमिया। द कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, दिस टेस्ट मेजर द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्लड। ये डायग्नोस इसके लिए CBC को कंप्लीट ब्लड काउंट करना पड़ता है। इसके लिए वन टेस्ट दैट डॉक्टर में यूज, जो डॉक्टर यूज करता है, जो कि हेल्प डायग्नोज यू इज़ द स्केलिंग टेस्ट जो होता है, जो डॉक्टर यूज करता है इसके लिए। और द स्केलिंग टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट दैट इवैल्यूएट योर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। तो ये स्केलिंग टेस्ट जो है ये बताता है कि एब्जॉर्ब विटामिन B12 एब्जॉर्ब एबिलिटी ऑफ विटामिन एब्जॉर्ब बताता है। ये मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो है ना सबसे पहले चार चीज़ यहाँ पर मेगेलोब्लास्टिक है, यानी कि आरबीसी को ये बड़ा कर देता है। मेगेलोब्लास्टिक यहाँ पर जो है विटामिन B12 फोलिएट डेफिशिएंसी एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ये चार नाम इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद इसमें ग्लोटिस शब्द है देखने को, जो कॉमन डिजीज होता है इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें। एनीमिया फैटिक होता है, और वीकनेस पेलनेस और स्किन ग्लोटिस, पेलनेस ऑफ स्किन, ग्लोटिस स्वेलन ऑफ टंग हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसा सिम्टम इसमें देखने को। डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर दो एक CBC द कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है और स्केलिंग टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जीन मॉलिक्यूलर डिजीज, हार्मोन मेटाबॉलिज्म पर रिलेटेड डिजीज। 57. Gene molecular disease hormone metabolism थे. Primary HYPOTIREOSIS, ADRENOGENITAL syndrome types of inheritance, clinical features and diagnosis. Hypothyroidism, also called underactive thyroid or low thyroid, is a disorder of the endocrine system in which the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone. It can cause a number of symptoms, such as poor ability to tolerate alcohol, a feeling of tiredness, constipation, depression, and weight gain. OAK may be swelling of the front part of the neck due to goiter. Untreated cases or नाउ वी डिस्कस अबाउट जीन मॉलिक्यूलर डिजीज, हार्मोन मेटाबॉलिज्म, हार्मोन से रिलेटेड जो भी डिजीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपरट्राइकोसिस। प्राइमरी हाइपरट्राइकोसिस से एड्रीनोजेनेटल सिंड्रोम, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। ना उसके बाद हम जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म।
Hypothyroidism also called underactive thyroid, underactive thyroid और low thyroid. हाइपो मीन्स लेस होता है, लेट अंडर एक्टिव थायराइड और लो थायराइड इज एट डिजॉर्डर ऑफ द इंडोक्राइन. ये डिजॉर्डर है इंडोक्राइन का. सिस्टम इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करता इनफ थायराइड हार्मोन, इनफ जो जरूरी होता है बॉडी के लिए उतना थायराइड हार्मोन ये रिलीज नहीं करता. इट कैन यूज अ नंबर ऑफ सिम्टम, ये इट कैन कॉज अ नंबर ऑफ सिम्टम, ये एक नंबर ऑफ सिम्टम सच एज पुअर एबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड, ये पुअर सच एज पुअर एबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड, अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, और टायर्डनेस फील होता है. कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, डिप्रेशन एंड वेट गेन, और डिप्रेशन होता है और वेट गेन भी ओकेजनली. देयर में बी स्वेलिंग ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट पार्ट जो है ना स्वेलिंग हो जाता है ड्यू टू ग्वाइटर के कारण. Untreated case of hypothyroidism during pregnancy can lead to delays in growth and intellectual development in the baby, और congenital iodine डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी हो जाता है. तो अनट्रीटेड केस अब अगर हाइपोथायराइडिज्म ठीक नहीं किया जाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, कैन लीड टू द डिलेज इन ग्रोथ, ये जो है डिले हो जाता है ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है बेबी में. और कॉन्जेनिटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी हमें देखने को मिलता है बेबी में. इट फॉलोज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न, इट फॉलो एन ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न. ये जो है ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है, जो कि यहाँ पर हमें हाइपोथायराइडिज्म जो है ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का एग्जांपल है. तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा वो देखते हैं. Fatigue, cold, poor memory and concentration, constipation, dyspepsia, weight gain. Periods. With poor appetite, shortness of breath, hoarse voice, heavy menstrual. Abnormal sensation, poor hearing. फैटिक कॉल्ड पुअर मेमोरी होगा, पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेसिया, वेट गेन देखने को मिलेगा विद पुअर एपिटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हॉर्स वॉइस, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन, पुअर हियरिंग. डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं. Diagnosis. Laboratory testing of thyroid stimulating hormone levels in the blood is considered. The best initial test for hypothyroidism, a second TSH level is often obtained several weeks later for confirmation. 58. Population and statistical method. Hardy-Weinberg. Law. अब डायग्नोसिस की बात करते हैं. यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TCH के बारे में. लेवल इन ब्लड कंसीडर द बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर हाइपोथायराइडिज्म. यहाँ पर जो है TCH काउंट किया जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में. लेबोरेटरी टेस्टिंग में जो है ना TCH को के बारे में पढ़ता है. लेवल इन ब्लड कंसीडर द बेस्ट इनिशियल टेस्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. यहाँ पर जो है बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर हाइपोथायराइडिज्म के लिए TCH काउंट जो है मतलब इसके बारे में डायग्नोसिस इसको हाइपोथायराइडिज्म को TCH से ही डिनोट करता है. सेकंड जो है TCH लेवल इज ऑफन ऑब्टेन्ड सेवरल वीक्स लेटर फॉर कंफर्मेशन. ये सेकंड जो है TCH लेवल इज ऑफन ये ऑब्टेन करता है सेवरल वीक्स लेटर फॉर कंफर्मेशन. पॉपुलेशन एंड स्टैटिकल मेथड हार्डी-वेनबर्ग लॉ. तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में अब डिस्कस करते हैं. पॉपुलेशन स्टैटिक ये बहुत और फ्रीक्वेंटली यस क्वेश्चन है और यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन. Population statistical methods are methods developed for the accurate prediction and determination of certain biological variables in a given population. The Hardy-Weinberg principle states that in a large population mating at random, and in the absence of other forces that would change the proportions of the different alleles at a given locus, the process of sexual reproduction, meiosis and fertilization alone will not change these proportions. हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये बोला जाता है पॉपुलेशन स्टैटिक मेथड आर मेथड डेवलप्ड फॉर द एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड डिटरमिनेशन ऑफ सर्टेन बायोलॉजिकल वेरिएबल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन. तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये बोला जाता है पॉपुलेशन जो स्टैटिकल पॉपुलेशन स्टैटिकल मेथड आर मेथड ये मेथड है जो डेवलप्स फॉर द एक्यूरेट प्रेडिक्शन ये डेवलप करता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है एंड डिटरमिनेशन ऑफ सर्टेन बायोलॉजिकल ये जो है डिटरमाइन करता है सर्टेन कुछ बायोलॉजिकल वेरिएबल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन में क्या क्या बायोलॉजिकल वेरिएबल्स देखने को मिलता है वो सब इसमें डिटरमाइन किया जाता है लॉ ऑफ हार्डी-वेनबर्ग.
The Hardy-Weinberg principle state that the Hardy-Weinberg principle state that ये स्टेट करता है large population mating at random, large population में अगर random में mating किया जाए and in the absence of other forces और दूसरे forces को छोड़ दिया जाए, that would change the proportion, यहाँ करके हमें changes the proportion, that would change the proportion of the different allele, यहाँ पर different allele का proportion change होगा at a given locus, पर उसका proportion change होगा. This process of sexual reproduction जो है meiosis और fertilization alone will not change this proportion, और जबकि यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा. meiosis and sexual reproduction का मतलब ही है meiosis and fertilization alone will not change this proportion, और ये चेंज नहीं करेगा proportion को. ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम शो करता है. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होमोजाइगस डोम, यहाँ पर पी स्क्वायर जो है अगर ऐसा पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हेटेरोजाइगस जीनोटाइपिक रैंडम मेटिंग करवाते हैं किसी पॉपुलेशन में तो वो इक्वल चेंज नहीं होगा. यहाँ पर बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप यहाँ पर शो हो रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, और यहाँ पर 2p है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप जिससे शो हो रहा है. ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल्स शो कर रहा है यहाँ पर, और मैंने पहले बता ही दिया कि हार्डी-वेनबर्ग का क्या बोलते हैं. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है कि वो रैंडम मेटिंग करवाता है, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर को अगर हम उसको इंक्लूड ना करें तो उसमें जो है ना जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पर ये बता रहा है प्रायर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पर जो अलाउन जो विल नॉट चेंजेस दिस प्रोपोर्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 ऐसा इसमें दिखाया गया. ना उसके बाद हम ऑन्टोजेनेसिस डेफिनेशन पीरियोडाइजेशन के बारे में बात करते हैं. 59. ONTOGENESIS. Definition: PERIODIZATION. Ontogenesis is the development or developmental history of an individual organism, usually from the time of fertilization of the egg to adult. The term can also be used to refer to the study of the entirety of an organism's lifespan. It is divided into prenatal period or embryogenesis prior to withdrawal from embryonic membranes and postnatal period of development or post-embryogenesis. After leaving the embryonic membranes. तब इसके बाद हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं ऑन्टोजेनेसिस और डेफिनेशन ऑफ पीरियोडाइजेशन कैसे होता है. ऑन्टोजेनेसिस द डेवलपमेंट, ये जो है ना ऑन्टोजेनेसिस का मतलब रहता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यूजुअली फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टू अडल्ट. जब एक टू अडल्ट के प्रोसेस जो बनता है उसको ऑन्टोजेनेसिस है. डेवलपमेंट और या डेवलपमेंटल हिस्ट्री बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, और उसके स्टडी को फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक बनता है, एक से अडल्ट जो बनता है उस प्रोसेस को ऑन्टोजेनेसिस कहते हैं. द टर्म कैन आल्सो बी यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ इंटायरली ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन, या इसको ये बोल सकते हैं कि लाइफ स्पैन की किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को स्टडी करने की प्रोसेस को ऑन्टोजेनेसिस बोलते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रीनेटल पीरियड और एम्ब्रियोजेनेसिस. ये जो है ना कुछ जैसे कि प्रोसेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रीनेटल पीरियड, और ये डिवाइडेड होता है प्रीनेटल पीरियड और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रायर टू विड्रॉ फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड पोस्टनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. पोस्टनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट जो है प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, और यहाँ पर इट इज डिवाइडेड इंटू प्री नेटल पीरियड एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकता है प्रायर टू विड्रॉ फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट और पोस्ट एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर लिविंग द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. आफ्टर लिविंग द एम्ब्रियोनिक, यहाँ पर दो तरह के होंगे, प्रीनेटल पीरियड एम्ब्रियोजेनेसिस और सेकेंड इज द पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. ना उसके बाद प्रीनेटल ऑन्टोजेनेसिस डेफिनेशन पीरियोडाइजेशन तो पेरेंटल डायग्नोसिस इज द पीरियड ऑफ, यहाँ पर जो है Accessibility.
Prenatal ontogenesis is a period where the developing human is still within embryonic membrane, still in the womb and still undergoing early development. Periods include fertilization, cleavage, gastrulation, neurulation, histogenesis. हाँ, प्रीनेटल oogenesis ontogenesis is a period where the developing human is still, यहाँ पर प्रीनेटल oogenesis के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर कि ये पीरियड है वेयर द डेवलपिंग ह्यूमन इज स्टिल, वहाँ पर रुका रहता है विद इन द एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन में, स्टिल इन अ कॉम्ब वॉम, स्टिल रुका रहता है वॉम में, कॉक में, स्टिल अंडरगोइंग अर्ली डेवलपमेंट, और ये यहाँ से अंडरगोइंग जाता है अर्ली डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर फिर इसके कुछ पीरियड्स हैं, जो पीरियड्स ऑफ इंक्लूडेड है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गेस्टुलेशन, नेरुलेशन, नॉन, उसके बाद हिस्टोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का वो एक दूसरे से मिलता है तो उसको फर्टिलाइज बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, जहाँ से कि मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला सब बनता है। उसके बाद गेस्टुलेशन प्रोसेस होता है, फिर नेरुलेशन में नर्व प्लेट सब, स्पाइनल कॉर्ड सब बनता है, नर्वस सब, फिर हिस्टोजेनेसिस यानी टिश्यू सब का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद और उनका यहाँ पर ऐसे भी समझ देते हैं, और सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म होता है, और यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिलता है। अब टोटिपोटेंसी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक ट्विंस, यहाँ पर ये 2-4 पॉइंट है जो कि डिस्कस करना होगा। Of 61 TOTIPOTENCY mechanisms DEVLOPMENTT of MONOZYGOTIC and DIZYGOTIC twins. Totipotency is from a Latin word meaning ability for all things. It is the ability of a single cell to divide and produce all of the differentiated cells in an organism. Spores and zygotes are examples of totipotent cells. Monozygotic twins are also called identical twins. They come from I1 allele, which is fertilized by a single spermatose 0A. However, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटिपोटेंसी मैकेनिज्म और डेवलपमेंट ऑफ मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक ट्विंस कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एक सेल्स है उसके पास एबिलिटी है कि वो होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकता है। जैसे कि हमारे पास बोन मेरो है, उससे हम ब्लड फॉर्म कर सकते हैं बोन मेरो से, और फिर उसके बाद इसमें स्पोर्स एंड जाइगोट्स एक एग्जांपल है, जैसे कि टोटिपोटेंशियल का एग्जांपल है कि वो अपना एक होल बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। टोटिपोटेंसी इज फॉर्म ए लैटिन वर्ड, ये जो टोटिपोटेंसी है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग है एबिलिटी फॉर ऑल थिंग, ये इसका एबिलिटी है कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल, ये एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल है टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल, ये डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं एग और ओवम मिलता है, फर्टिलाइज करता है, और वो जाइगोट सब जो होता है एक पूरा होल बॉडी का बॉडी बना देता है। तो ये टोटिपोटेंसी इस टाइप के सेल को ही टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, जिसमें कि एक सेल जो है पूरा होल बॉडी और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। फिर उसके बाद मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में पढ़ते हैं। spores and zygotes are examples of totipotent cells. Monozygotic twins are also called identical twins. They come from a single ova egg, which is fertilized by a single spermatozoa. However, during early development, egg splits and continues to develop as two separate organisms. This explains why monozygotic twins are identical and share a lot of genes. They also share a common sex. 2319. अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में बात करते हैं। सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उसको आइडेंटिकल होगा ही, और उसमें क्योंकि एक ही जाइगोट से ये जाइगोट है और इसको डिवाइड किया और दो बॉडी का फॉर्म किया और एक ही वॉम में, तो मोनोजाइगोटिक जाइगोट का हाफ अगर कर दें तो ये जाइगोट के डिवीजन से ही ये बनता है। तो दे कम्स फ्रॉम अ सिंगल ओवा, और दे कम्स फ्रॉम अ सिंगल ओवा, और एक बोल सकते हैं बीच फर्टिलाइज बाय सिंगल स्पर्मेटोजोआ। हाउएवर जो यहाँ पर जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दे कम फ्रॉम ए सिंगल ओवा, ये जो है ना
आता है एक एग और विच फर्टिलाइज बाय सिंगल स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्मेटोजोआ और एक फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन। हाउएवर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, उसके बाद जो अर्ली डेवलपमेंट होता है द एग स्प्लिट एंड कंटिन्यूज डेवलप्ड एज टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म। देन ये डेवलप्ड होता है, देन ये सेपरेट हो जाता है और ये डेवलप करता है टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई मोनोजैगेटिक ट्विंस आर आइडेंटिकल एंड शेयर अ लॉट ऑफ जीन। और ये शेयर करता है लॉट ऑफ जीन्स करेक्टर सिमिलर। दे आल्सो शेयर अ कॉमन सेक्स, और ये कॉमन सेक्स भी शेयर करता है। मोनोजैगेटिक ट्विंस का यहाँ पर मतलब ये है कि एक्स वाई ये दोनों मिला और इसके बाद जैगोट बना, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये मेल है, मेल में से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया था, एग और आया था और जैगोट में डिवाइड हुआ और ये दोनों इंडिविजुअल हो गया, मतलब कि दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया और इसके बाद टू। और यहाँ पर जो है ना अगर सन है तो सन ही बनेगा। इसमें सेम करेक्टर होंगे, सेंग बहुत हद तक जेनेटिक मटेरियल सेम होंगे। अगर ये डिवाइड कर गया है फिर इसमें स्लाइटली म्यूटेशन ना हुआ तो भी ये पूरा आइडेंटिकल और कॉपी बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के जैसा दिखेगा। और इसमें बहुत हद तक मैंने सब कुछ समझा दिया ना। उसके बाद डायजोटिक ट्विंस के बारे में बात कर रहा है। Diazotic twins are also called fraternal twins. Diazotic twins को fraternal twins। Copy. Sex. Copy-rate eggs. Dizygotic twins are also called fraternal twins. They come from which are released in the same menstrual cycle and are fertilized by two separate. Dizygotic twins are also called fraternal twins. They come from two separate eggs, which are released in the same menstrual cycle. Dizygotic twins are also called fraternal twins. They come from two separate eggs, which are released in the same menstrual cycle and are fertilized by two separate spermatozoa. This means that these twins are as different as normal siblings and can end up having different sexes. डायजोटिक ट्विंस आर आल्सो कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। इसको जो फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं और क्यों बोलते हैं आगे जानते हैं। दे कम फ्रॉम टू सेपरेट एग्स। ये जो है कम करते हैं आते हैं दो डिफरेंट एग्स से आते हैं विच आर लीड इन द सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो कि रिलीज होते हैं सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंड आर फर्टिलाइज बाय टू सेपरेट स्पर्मेटोजोआ। और ये सेपरेट स्पर्मेटोजोआ के साथ फर्टिलाइज होता है। दिस मीन्स दैट दीज ट्विंस आर डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होगा एज नॉर्मल सिबलिंग्स एंड कैन एंड अप हैविंग डिफरेंट सेक्सेस। और ये एक दूसरे से वेरी भी कर सकता है और डिफरेंट सेक्स हो जाता है, जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये फीमेल है और ये मेल है। मेल में जो है ना यहाँ पर से यहाँ से स्पर्म आया, स्पर्म तो बहुत से आते हैं, यहाँ से फिर जो है ना दो ऐसा इंडिविजुअल एग बना जिसमें कि एक्स क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम एक्स है और एक्स है। यहाँ से आया एक्स क्रोमोजोम यहाँ से, और दोनों एक दूसरे से हो सकता है इसमें से एक्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए या वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो। अगर एक्स से फर्टिलाइज हुआ तो मेल बन सकता है और फीमेल सकता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेल और फीमेल दोनों की ये टेंडेंसी हो सकता है, या तो मेल बने या फीमेल बने या फीमेल मेल दोनों बन सकता है। इसमें ऐसा प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकता है डायजोटिक। और ये जो है ना डिफरेंट मतलब कि एक साथ एक वोम में दो बेबी डेवलप कर सकता है, डेवलप कर रहा है। लेकिन ये जो है ना डिफरेंट भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंट होगा क्योंकि ये ट्विंस है और ये दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा। तो ये सिबलिंग कर सकता है, लेकिन डायजोटिक जो है ये सिबलिंग कर सकता है, लेकिन दोनों एक ही साथ पैदा होगा। ये बात सही है, लेकिन ये सिबलिंग्स हो करेगा। इसको ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। कुछ हद तक ये आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते हैं, सिर्फ ये सिबलिंग्स हो सकता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन 62. EMBRYONICINDUCTION. Dysregulation during cleavage.
एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन कैसे होता है यहाँ पर इसके एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन डिसरेगुलेशन ड्यूरिंग क्लीवेज। उसके बाद द एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन डिस्क्राइब द एम्ब्रॉयनिक प्रोसेस इन विच वन ग्रुप ऑफ सेल्स द इंड्यूसिंग टिश्यू। Embryonic induction describes the embryonic process in which one group of cells, the inducing tissue, directs the development of another group of cells, the responding tissue. Induction directs the development of various tissues and organs in most animal embryos, for example, the eye lens in the heart. An example of induction is the development of the eye lens from epidermis under influence of the eye cup, which grows toward the skin from the एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन डिस्क्राइब द एम्ब्रॉयनिक प्रोसेस। ये एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन जो है डिस्क्राइब करता है एम्ब्रॉयनिक प्रोसेस के इन विच वन ग्रुप ऑफ सेल्स। इसमें जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि इंड्यूजिंग और ये इंड्यूज करता है टिश्यू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अनदर ग्रुप। ये डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स। द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू जो होता है इंडक्शन डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस induction direct the development of various tissue। ये various tissue and organs in most animal embryos है direct the development of various tissue and organs in most animal embryos। For example, the eye lens and the heart, the eye lens and the heart। An example of induction is the development of eye। और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देखने को मिलता है यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन इज़ द डेवलपमेंट। ये इंडक्शन जो है डेवलपमेंट है आई का आई लेंस फ्रॉम एपिडर्मिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई कप के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर एपिडर्मिस ने डेवलपमेंट ऑफ आई लेंस। यहाँ पर एन एग्जांपल ऑफ इंडक्शन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आई लेंस का यहाँ पर इंडक्शन होता है फ्रॉम एपिडर्मिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई कप के एपिडर्मिस के एपिडर्मिस में आई कप पाया जाता है जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ द आई कप ये फॉर्म करता है आई लेंस को विच ग्रोज टुवार्ड द स्किन फ्रॉम द ब्रेन। और वो जो ग्रो करता है टुवार्ड द स्किन फ्रॉम द ब्रेन और स्किन ये ग्रो करता है स्किन फ्रॉम द ब्रेन साइड फ्रॉम द ब्रेन से। Embryonic development period in humans characteristics of stages of fertilization। embryonic development period in humans embryonic development and period in human में देखने को period in development humans 63 embryonic characteristics of stage of fertilization fertilization union of a sperm nucleus of paternal origin with an egg nucleus of maternal origin to form the primary nucleus of an embryo in all organisms। The essence of fertilization is in fact the fusion of the hereditary material of two different sex cells or gametes, each of which carries half the number of of the species। embryonic development period in humans characteristics of stage of fertilization यूनियन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन जो है ये यूनियन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस हो का फर्टिलाइजेशन होता है ऑफ पैटर्नल ओरिजिन विद एन एग न्यूक्लियस जो होता है ऑफ मेटरनल ओरिजिन जो मेटरनल ओरिजिन होता है पैटर्नल ओरिजिन से स्पर्म आता है मेटरनल ओरिजिन से एग आता है टू फॉर्म द प्राइमरी न्यूक्लियस। और ये फॉर्म करता है प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ एन एम्ब्रियो और इन एम्ब्रियो में ये जो है फॉर्म करता है प्राइमरी न्यूक्लियस। इन ऑल ऑर्गेनिज्म सभी ऑर्गेनिज्म इन ऑल ऑर्गेनिज्म द एसेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इन फैक्ट द फ्यूजन ऑफ द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ टू डिफरेंट सेक्स सेल। यहाँ पर जो है ना दोनों का फ्यूजन होता है हेरिडेटरी मटेरियल जो मेल और फीमेल से आता है और गैमेट में। देन उसके बाद ये सेल्स और गैमेट्स ईच ऑफ विच कैरीज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टिपिकल ऑफ द स्पेसीज। और ये ईच ऑफ विच कैरीज और ये
कैरी करता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टिपिकल ऑफ द स्पेसीज। किसी भी स्पेसीज का मेटरनल और पैटर्नल जो होता है उससे जो सेक्स सेल्स आता है या सेक्स सेल जो एक पैटर्नल से बोल सकता है इस पर और मेटरनल से बोल सकता है, और हम जो आता है तो वो दोनों उसका हाफ जेनेटिक मटेरियल कैरी करके आता है। द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 प्रोसेस, और ये स्टेज को जो है ना वो 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले स्पर्म प्रिपरेशन बोल सकते हैं। सेकेंड में स्पर्म एग रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग, स्पर्म एग रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग, स्पर्म एग फ्यूजन। थर्ड में स्पर्म एग फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ स्पर्म। फोर्थ है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोन्यूक्लियाई एंड एक्टिवेशन ऑफ द जाइगोट। नो, इसमें जो है ना सबसे पहले जो है सेल्फ स्पर्म का प्रिपरेशन होगा, स्पर्म और एग का प्रिपरेशन होगा दोनों का, फिर उसके बाद मिलन होगा, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मिलेंगे, फिर उसके बाद स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग के बाद उसके बाद प्रोन्यूक्लियाई बनेगा और फिर एक्टिवेशन ऑफ जाइगोट होगा। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात, करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? There is combination of haploid genetic materials to form the diploid number. It marks the beginning of prenatal ontogenesis. It marks the production of the zygote. It occurs in the ampulla of the fallopian tube. तो देयर इज अ कम्बिनेशन ऑफ हेप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म द हेप्लॉइड नंबर। ऐसा कम्बिनेशन ऑफ हेप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल होता है, ये फॉर्म करता है। अगर डिप्लॉइड नंबर है तो वो हेप्लॉइड गैमेट जो है वो ट्रांसफ़र करता है अपने स्पर्म में, क्योंकि एक और मतलब ह्यूमन बीइंग का तो हेप्लॉइड ही होता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रीनेटल जो ओजेनेसिस, ये मार्क करता है प्रीनेटल ओंटोजेनेसिस को, ये मार्क करता है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रीनेटल ओंटोजेनेसिस। इट मार्क द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट, ये आल्सो जो है मार्क करता है प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। इट अकर्ड इन द एम्पुला ऑफ द फिलिपियन टाइप, ये कहाँ पर होता है तो एम्पोलरी स्टमक जंक्शन होता है, वहाँ पर ये फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड इन ह्यूमन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेज ऑफ क्लीवेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड इन ह्यूमंस, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और यहाँ पर जो स्टेज ऑफ क्लीवेज के बारे में बताइए। The cleavage stage passes out the egg cytoplasm into many cells blastomeres, which can go on to different paths of differentiation. 1. It is a period of unparalleled rapid cell division. 2. There is no growth between divisions in the nuclear to cytoplasmic ratio. Decreases about 1000-fold. 66 of 139. 3. There are unusual cell cycles lacking or going very short. The cleavage stage parcel out the egg cytoplasm into many cells blastomeres, which can go on to different path of differentiation. It is a period of unparalleled rapid cell division. पैरेलल, यहाँ पर क्लीवेज के बारे में बात करते हैं। क्लीवेज स्टेज पार्सल आउट द एग, ये जो है ना पार्सल है एग का। साइटोप्लाज्म इनटू मेनी सेल्स, साइटोप्लाज्म इनटू मेनी सेल्स ब्लास्टोमेयर्स हो सकते हैं, इसमें बहुत से सेल पाए जाते हैं। क्लीवेज देखते हैं विच कैन गो ऑन टू डिफरेंट पाथ ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ये जाता है डिफरेंट पाथ ऑफ डिफ्रेंसिएशन में। इट इज़ अ पेयर ऑफ अनपेरल्ड रेपिड सेल डिवीजन, ये जो है पेयर है अनपेरल्ड रेपिड सेल डिवीजन। देयर इज़ नो ग्रोथ बिटवीन डिवीजन, इसमें जो है ना कोई भी ग्रोथ नहीं होता। एंड द न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेज अबाउट 1000 फोल्ड, यहाँ पर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है डिक्रीज होता है। देयर आर अनयूजुअल सेल साइकिल्स लेकिंग, यहाँ पर अनयूजुअल लैक, देयर आर अनयूजुअल सेल साइकिल्स लेकिंग और हैविंग वेरी शॉर्ट, और यहाँ पर वेरी शॉर्ट सेल साइकिल देखने को मिलता है, और यहाँ पर बहुत से अनयूजुअल सेल साइकिल जो है वो लैक करता है शॉर्ट। G1 एंड G2 फेज, G1 और G2 फेज यहाँ पर देखने को मिलता है। साइटोकिनेसिस कैन बी अनइक्वल, साइटोकिनेसिस जो होता है यहाँ पर अनइक्वल होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज द केस वेयर इन, यहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। इस केस में हम देखते हैं कि वेयर कंप्लीट क्लीवेज फॉरोज, कंप्लीट क्लीवेज फॉरो बाइसेक्ट द सेल्स, वेयर एज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यहाँ पर जो है कंप्लीट क्लीवेज फॉरो बाइसेक्ट द सेल्स, तो वेयर एज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यहाँ पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। डिस्क्राइब द केस ऑफ पार्शियल और इनकम्प्लीट फॉरो फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज के साथ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को ह्यूमन बीइंग में मिलता है। मीरोब्लास्टिक
क्लीवेज वो होता है जिसमें कि जो पार्शियल और इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है, जबकि कंप्लीट क्लीवेज फोरोबाइसेक्ट सेल जो होता है ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। Embryonic development period in humans, characteristics of stage of gastrulation. 4. Overview. O. Period. Embryonic. Development. Humans. 65. In. Characteristics of stage of GASTRULATION. Gastrulation is the process during embryonic development that changes the embryo from a blastular beta single layer of cells to a gastrula containing multiple layers of cells. Gastrulation typically involves the blastular folding in upon itself or dividing, which creates two layers of cells. Characteristics. Embryonic development period in humans, characteristics of stage of gastrulation. गेस्टुलेशन के बारे में, गेस्टुलेशन इज अ प्रोसेस, ये गेस्टुलेशन एक प्रोसेस है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, दैट चेंजेस द एम्ब्रियो, ये चेंज एम्ब्रियो का चेंज होता है फ्रॉम ए ब्लास्टुला विद अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स टू अ गेस्टुला। यहाँ पर एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो से ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला से सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है गेस्टुला कंटेनिंग मल्टीपल लेयर, और ये कंटेंट करता है मल्टीपल layers of cells. Gastrulation typically involves the blastula. Gastrulation typically involves the blastula folding in upon itself or dividing, which create two layers of cells. यहाँ पर जो है gastrulation typically जो है इन्वॉल्व द गेस्टुलेशन जो है इन्वॉल्व करता है ब्लास्टुला फोल्डिंग इन अपॉन इट सेल्फ और फोल्डिंग इट अपॉन सेल्फ और डिवाइडिंग विच क्रिएट टू लेयर्स ऑफ, और ये डिवाइड करता है और टू लेयर ऑफ सेल्स बनाता है। करेक्टरिस्टिक देयर इज फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। Characteristics. There is formation of embryonic ectoderm, mesoderm, and endoderm. Formation of extraembryonic organs like amnion, chorion, yolk sac. Formation of axial organ complex like notochord, neurotube. 66. Embryonic. इसका करेक्टरिस्टिक जो होता है वो देख सकते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुलेशन में एक्टोडर्म एक्टोमीज और इंडोडर्म का फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स लाइक एमनियन, कोरियन, यॉक सैक, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऑर्गन यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगता है गेस्टुलेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ एक्जियल ऑर्गन कॉम्प्लेक्स लाइक नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है गेस्टुलेशन। Embryonic development period in humans, characteristics of histo and organogenesis. Embryonic development period in humans and characteristics of histo and organogenesis. तो हिस्टोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में? Histogenesis is the formation of different tissues from undifferentiated cells. These cells are constituents of three primary germ layers, the endoderm, mesoderm, and ectoderm. Organogenesis is the phase of embryonic development that starts at the endo. Gastrulation and continues until birth. During organogenesis, the three germ layers formed from gastrulation, the ectoderm, endoderm, and mesoderm are bound on. The 67 of 139. Internal organs of the organism. 67 of 139. हिस्टोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू। हिस्टोजेनेसिस मतलब होता है, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोजेनेसिस। यहाँ पर हिस्टोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू, यहाँ पर डिफरेंट टिश्यू के फॉर्मेशन को हिस्टोजेनेसिस बोलते हैं। फ्रॉम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से जो फॉर्मेशन होता है टिश्यू का, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू का बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। दिस सेल्स आर कंस्टिट्यूएंट, और ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ थ्री प्राइमरी जर्म लेयर, और थ्री प्राइमरी लेयर का ये कंस्टिट्यूएंट होता है जिसमें कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बोला जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनोजेनेसिस जो है ये फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। दैट ये स्टार्ट करता है एट द एंड ऑफ गेस्टुलेशन। एट द एंड ऑफ द गेस्टुलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस का स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज अंटिल बर्थ, और ये कंटिन्यू होता है अंटिल बर्थ तक, ये चलता रहता है। ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस द थ्री जर्म लेयर, ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो है थ्री लेयर जर्म्स लेयर होता है फॉर्म्ड गेस्टुलेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म जो है ऑर्गेनोजेनेसिस के
three germ layer formed from gastrulation और ऑर्गेनोजेनेसिस में थ्री जर्म लेयर जो होता है जो कि फॉर्म हो जाता है गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में एक्टोडर्म मेजोरम एंडोडर्म फॉर्म द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज जो कि फॉर्म करता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है या उससे ही डिराइव्ड होता है ऑर्गन ना। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बहुत प्रोसेस स्टार्ट डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर जो दोनों प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस और गैस्ट्रुलेशन दोनों स्टार्ट करता है और डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है डिफरेंट बोथ प्रोसेस स्टार्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन के डिफरेंट लेवल पर दोनों प्रोसेस स्टार्ट होता है। हिस्टोजेनेसिस एंड विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू। हिस्टोजेनेसिस जो है ख़त्म होता है जब इस पर ऑर्गेनिक टिश्यू जो स्प्लाइस्ड हो जाता है तब हिस्टोजेनेसिस एंड कर जाता है, हिस्टोजेनिस एंड हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट होता है जब ऑर्गन का बनना, ऑर्गन जब ऑर्गन फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है ना। उसके बाद क्रिटिकल पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सा क्रिटिकल पीरियड है उसके बारे में स्टडी। 67. Critical periods in human development. These are periods where development is most likely to be disturbed, terminated, or during which health issues may arise. They are progenesis, gamete maturation, fertilization. क्रिटिकल पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट में जो क्रिटिकल पीरियड है उसके बारे में बात करने जाए। दीज आर पीरियड्स वेयर डेवलपमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्टर्ब। जो ऐसा पीरियड है जहाँ पर कि डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर लाइकली जो ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होता है वो सब टर्म और इस टर्म और ड्यूरिंग विच हेल्थ इशू में एराइज, जहाँ पर कि हेल्थ इशू जो है एराइज हो जाता है। दे आर कुछ ऐसे हैं। प्रोजेनेसिस में हम देखते हैं गेमेट मैच्योरेशन देखने को मिलता है, गेमेट मैच्योरेशन, फर्टिलाइजेशन। प्रीनेटल में देखते हैं इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम एंड डिलीवरी। ये इम्प्लांटेशन होगा, फिर उसके बाद प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगा, फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद डिलीवरी हो जाएगा। जबकि हम प्रोजेनेसिस में गेमेट मैच्योरेशन और फर्टिलाइजेशन रखा है ना। उसके बाद पोस्ट नेटल में हमें देखने को मिलता है नियोनेट, पुबर्टी और मिनोपेज पुबर्टी में मेनार्क स्टेज होता है जिस टाइम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे मेनार्क स्टेज करता है। मिनोपेज जो होता है एंडिंग और जहाँ पर जो है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज होता है उस मतलब उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं प्रोसीड करता है, उस पेज को मिनोपॉज कहते हैं और ये पोस्ट नेटल पीरियड होता है। तो यहाँ पर हम प्रोजेनेसिस, पोस्ट नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड और पोस्ट नेटल पीरियड देखने को मिला। इसमें थ्री जो प्रोजेनेसिस है, प्री नेटल पीरियड और हमने बात कर लिया पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड में हमें तीन चीज़ देखने को मिला, न्यूनेट और प्यूबर्टी और मिनोफेज देखने को मिला। जबकि प्री नेटल पीरियड में हमें इम्प्लांटेशन, प्लाजेंटेशन और ब्रेन डेवलपमेंट, फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम और डिलीवरी जैसे देखने को, प्रोजेनेसिस गेमेट मैच्योरेशन, फर्टिलाइजेशन जैसा देखना पड़ा। क्रिटिकल पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्रिटिकल पीरियड जहाँ पर कि डेवलपमेंट में कुछ चेंजेज आ सकते हैं और मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब हो सकता है, उस पीरियड को क्रिटिकल पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं टेरेटोजेनिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Teratogenesis is a prenatal toxicity characterized by structural or functional defects in the developing embryo or fetus. It also includes intrauterine growth retardation, death of the embryo or fetus, and transplacental carcinogenesis. Teratogenic agents can be environmental chemicals, maternal metabolic factors, drugs, or infections. A number of environmental chemicals have been linked with birth defects. Unannounced. 68. They include lead, methylmercury, and polychlorinated biflestan. Teratogenic environmental factors. टेरेटोजेनेसिस इज प्रीनेटल टॉक्सिसिटी क्रिएटेड बाय स्ट्रक्चरल। यहाँ पर जो टेरेटोजेनेसिस है प्रीनेटल टॉक्सिसिटी है। प्रीनेटल टॉक्सिसिटी, प्रीनेटल के बारे में आपने ध्यान ही लिया कि कौन कौन से सिम्टम थे। उसमें जो है टॉक्सिसिटी क्रिएटेड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफेक्ट इन द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो और फीटस। यहाँ पर क्रिटिकल पीरियड भी बोला जाता है और टेरेटोजेनेसिस यहाँ पर कैसे इफेक्ट करता है और ये प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में जान लें। इट आल्सो इंक्लूड इन accurating growth retardation, death of the embryo or fetus and transplantation, carcinogenesis
ये सब कैसे होता है? टाटी ये जो है प्रीनेटल में अगर टॉक्सिसिटी अगर लेते हैं और प्रेग्नेंट फीमेल और फीमेल अगर ऐसा कुछ करता है तो टॉक्सिसिटी उसके पास मतलब टॉक्सिसिटी ड्रग्स व्रग्स लेती है तो फिर उसके बाद उसके बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में इसमें टेरिटोजेनेसिस में पढ़ते हैं। टेरिटोजेनेटिक एजेंट कैन बी इन्वायरमेंटल केमिकल। ये टेरिटोजेनिक एजेंट जो है इन्वायरमेंटल केमिकल होगा। मेटरनल मेटाबॉलिक फैक्टर पर भी ये डिपेक्ट करेगा। ड्रग्स और इन्फेक्शन इन्फेक्शन इसमें क्योर करेगा। द नंबर ऑफ इन्वाइटेड केमिकल्स Four. Overview. O. 49, 29. 68. TERATOGENESIS. Teratogenic environmental factors. Teratogenesis is a prenatal toxicity characterized by structural or functional defects in the developing embryo or fetus. It also includes intrauterine growth retardation, death of the embryo or fetus, and transplacental carcinogenesis. Teratogenic agents can be environmental chemicals, maternal metabolic factors, drugs, or infections. 49, 28. A number of environmental chemical have a hobby encode birth. जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। टेरिटोजेनेसिस इज अ पीरियड ऑफ टॉक्सिसिटी कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफेक्ट। यहाँ पर टेरिटोजेनेसिस जो है प्रीनेटल टॉक्सिसिटी के बेसिस पर कैरेक्टराइज किया जाता है बाय स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफेक्ट। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफेक्ट भी हो सकता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं और आप कुछ ड्रग्स व्रग्स लेते हैं तो उसके बाद जो है ये एम्ब्रियोनिक फीटस पर जो है इम्पैक्ट करता है। और ये कैसे करता है हम ये बात करते हैं और इस प्रोसेस को हम टेरिटोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज आल्सो इंक्लूड्स इंट्रायूट्राइन ग्रोथ। ये आल्सो इसमें इंक्लूड्स होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, रिटार्डेशन, डेथ ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस एंड ट्रांसप्लांटेशन होता है और कार्सिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। जबकि इंट्रा ग्रोथ होता है, रिटार्डेशन होता है, डेथ ऑफ द एम्ब्रियो देखने को मिलता है और यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन और कार्सिनोजेनेसिस के कारण ये सब होता है। Metabolic factors. Teratogenic agents can be environmental chemicals, maternal metabolic factors, drugs, or infections. A number of environmental chemicals have been linked with birth defects in exposed. They include lead, methylmercury, and polychlorinated biphenyls. Maternal metabolic factors associated with a significant risk of birth defects are maternal diabetes and maternal phenylketonuria. Excessive alcohol intake in pregnancy has been linked with fetal growth are microcephaly and cardiac and other malformations. टेरिटोजेनिक एजेंट जो होता है टॉक्सिक एजेंट इन्वायरमेंटल केमिकल्स होता है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है और ड्रग्स और इन्फेक्शंस पर भी ये वर्क करता है। द नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल केमिकल्स होता है हैवी एंड लिंक्ड विद बर्थ डिफेक्ट्स। वो जो लिंक्ड होता है बर्थ डिफेक्ट्स कैन एक्सपोज द इंक्लूड लीड। ये इंक्लूड करता है लेड, मिथाइल मर्क्यूरी एंड polychlorinated biphenyls or polychlorinated biphenyls. Maternal metabolic factor associated with a significant risk of birth defects are maternal diabetes and maternal phenylketonuria. Maternal metabolic factors होता है associated with a significant risk of birth defect are maternal diabetes and maternal phenylketonuria. फिर उसके बाद एक्सेसिव अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक इन प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया जाए और लिया जाए तो हैज़ बीन लिंक्ड विद अ फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, जो कि बच्चे को देखने में मिल सकता है। फीटल ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, माइक्रोसेफेली देखने को मिल सकता है एंड कार्डियक एंड अदर मालफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। मैनी प्रिस्क्राइब ड्रग एंड एक्ट एज ए टेरिटोजेनिक। तो जो कुछ प्रिस्क्राइब एक्ट जो टेरिटोजेनिस है और फीमेल जब
बीमार पड़े तो उस टाइम इसको यूज नहीं करना चाहिए। सम एंटी कॉन्वुलेंट एजेंट, एंटी कॉन्वुलेंट एजेंट है जो कि लिथियम, एंड्रोजेंस, रेटिनोइड्स एंड मिजोप्रोस्टोल। Many prescribed drug can act as a teratogens, including some, इसमें जो कुछ जो है teratogens के जैसा काम करता है, जैसे कि एंटी कॉन्वुलेंट एजेंट लिथियम, एंड्रोजेंस, रेटिनोइड्स एंड मिजोप्रोस्टोल। तो सौ बात की एक बात, यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी में हैं तो उसको बहुत से मतलब कुछ खाने से पर बहुत से कंट्रोल करने पड़ते हैं।